तो 3 अंकों वाले प्रश्नों की बात करते हैं। आपकी पुस्तक में नॉर्मली बात क्या है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश थे, पर बात हो रही दो ही देशों की, कौन? एक अमेरिका और दूसरा है रूस। इन दोनों में तनातनी चलती थी, लगभग 40-50 साल के लगभग शीत युद्ध चला, और एक बार तो रूस ने क्वेटा में मिसाइल ही लगा दी थी अमेरिका के ऊपर। तो ये इसी के बारे में चर्चा लगभग है। तो 3 अंक में एक प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली यानी जो रूस है उसकी सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? रूस में शासन या जो वहाँ का सिस्टम था वो क्या था? सोवियत प्रणाली में जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा लोकतंत्रात्मक नहीं थी। वहाँ की प्रणाली कैसी थी? नौकरशाही और निरंकुश थी वहाँ की प्रणाली। कम्युनिस्ट सरकार थी, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, लोकतंत्र का अभाव था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। ठीक है, लोकतंत्र का अभाव, तो लोकतंत्र का अभाव होगा तो अभिव्यक्ति नहीं होगी, प्रेस सेंसरशिप भी हो सकती है, निरंकुशता होगी, तानाशाही होगी, कम्युनिस्ट सरकार थी। उसके बाद अत्यधिक नौकरशाही थी, सभी संस्थानों पर कड़ा नियंत्रण था, ज़्यादा कोई रोक टोक बोलबाला नहीं कर सकता था, लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं थी सोवियत प्रणाली में। इसीलिए तो फिर विरोध हुआ और एक साथ 15 टुकड़े हो गए सोवियत के। खुले द्वार की नीति क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। चूंकि खुले द्वार की नीति से संबंध है, एक ऐसी नीति है जिसमें अपने देश का मार्केट का दरवाजा दूसरे देशों के लिए खोल दिया जाए, यानी तुम भी हमारे मार्केट में आओ, बाजार में दर्शन करो और हम भी आपके बाजार जाएंगे। तो ये खुले द्वार की नीति थी। ये इसको चीन ने अपनाया। ठीक है ना, चीन ने इसकी शुरुआत करी। और ये कब हुई खुले द्वार की नीति? जो शुरू में और 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में ये अपनाई गई है और चीन ने इसकी शुरुआत करी है। इसमें क्या मामला था कि चीन में व्यापार एक प्रणाली को सभी देशों के लिए रूप से खोलने की अनुमति देगा, यानी चीन ने कहा कि आप हमारे यहाँ के व्यापार करिए, हम आपके यहाँ करें। ये खुले द्वार की नीति, यानी मार्केट को सब देश को खोलना। आसियान संगठन क्या है? तो देखो, पूर्वी और दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उन देशों का एक ग्रुप है जिसे अपन ने कहा आसियान संगठन। आसियान संगठन का काम क्या है? देखो, सांस्कृतिक सुरक्षा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जैसे श्रीलंका में कुछ गड़बड़ हो गया तो श्रीलंका का राष्ट्रपति अपने यहाँ के प्रधानमंत्री को फोन करेगा, भैया थोड़ी गड़बड़ हो गई, अपनी सेना भेज दियो। तो यही काम है जो संगठन बनते हैं अलग अलग, जैसे सार्क एक संगठन बना तो यही है। ऐसे ही आसियान एक संगठन बना, तो जो देश हैं उनका काम है एक दूसरे की राजनीतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था में आपसी क्षेत्रीय सहयोग आसियान का मुख्य उद्देश्य था। अगर आपको पता है कि इसमें कितने देश हैं तो आप जरूर बताएं। ठीक है, अब आगे है 10 से अब है ना, पहले भारत उसमें था नहीं, अब देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये मैंने बता ही दिया, तो आप पढ़ लो, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य क्या है? पहले तो ये समझो यूरोपीय यूनियन क्या है। तो ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं, 28 देशों का एक संगठन है यूरोपीय यूनियन। 2020 में दिमाग खराब हो गया किसका? ब्रिटेन का। तो उसने कहा हम हट रहे, तो वो 28 देशों में से ब्रिटेन हट गया तो बचे 27। तो 27 देशों का समूह है यूरोपीय यूनियन, जिसमें क्या है, राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है ये यूनियन, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है। संघ के कई सभी 31 जनवरी 20 अलग हो गया था। तो समझ लीजिए ये 27 देश आपस में राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए एक मंच बनाए हुए हैं। तो ये एक मंच है आर्थिक आदि सहयोग के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि एक समय था भारत में 565 रियासतें थी, सब अलग अलग। छोटो सो गांव है, वो की एक राजा, वो की रियासत है, वो करो हमें एक देश बनाने, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा बेटे एक काम करो, तुम देश बना तो ले हो मगर चल न पाओ, तुम्हें नेटवर्क किसका मिलेगा? जियो तो नेटवर्क देगा नहीं। तुम्हें पानी कैसे मिलेगा? नदी का पानी रुक सकता है भाई, आगे कभी लड़ाई हो गई तुम अकेले पड़ गए, इसलिए अकेले मत रहो, भारत देश में शामिल हो जाओ। तो भारत देश में 565 रियासतें अलग अलग जो टुकड़े थे मिलकर एक कैसे हो गए भाई? अंग्रेजों ने जैसे अलग अलग रियासतों को बेईमानी से डरा धमका के अपनी उसमें राज्य में शामिल कर लिया अंग्रेजों ने, और उनने कुछ लोभ भी दिया। पर यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो कोई लोभ नहीं दिया, फिर वो राजे महाराजे इस भारत देश में एक शामिल कैसे हो गए, ये देश एक कैसे बन गया? ठीक है ना। तो इसका कारण यही था कि जो वल्लभ भाई थे वो कोई वल्लभ भाई अकेले नहीं थे, वो बड़े माइंडेड खोपड़ी वकील आदमी थे। तो उन्होंने अपनी कला, वाक्कुशलता और गृह मंत्री की पावर का उपयोग करके समस्त रियासतों को एक बना दिया और भारत को एक मजबूत बना दिया। इसलिए इनको भारत
का बिस्मार्क कहा जाता है। यही काम बिस्मार्क नाम के व्यक्ति ने जर्मनी में किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए उनको बिस्मार्क कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, ये पिछले वर्ष आया था, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू उसके सदस्य थे, ठीक है ना। तो फजल अली उसके अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भाषाई आधार पर पुनर्गठन। अगला है हाँ, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या, ये समझो। ये आज़ादी के पहले की बात है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो हमारा देश है, यहाँ पर दो धर्म मुख्यतः कहते थे। इस्लाम के आगमन के बाद दो राष्ट्र, हिंदू और मुस्लिम की अवधारणा बनी। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के बाद इस सिद्धांत में बदल दिया गया और सैयद अहमद खान को द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक के रूप में माना जाता है। ध्यान ज़्यादा देने लायक नहीं है। सर सैयद अहमद खान को द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक के रूप में माना जाता है, यानी मुस्लिमों का एक राष्ट्र, हिंदुओं का एक राष्ट्र। इस प्रकार से आपातकाल के 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास आदि की बात की गई है और इसको बढ़ावा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, फिर भी ध्यान से देख लो। 75 से 77 तक आपातकाल लगा था, लगभग 1.5-2 साल, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेस सेंसरशिप क्या है। प्रेस सेंसरशिप यानी न्यूज आदि पर अभिवचन, कथन, चित्र, जन संदेशों या अन्य सूचनाओं को व्यक्तियों के बीच में फैलने से रोकने के लिए उन्हें बलपूर्वक दबाने को, यानी समाचार, संदेश आदि को बलपूर्वक, किसी का कोई संदेश कहीं नहीं जाएगा, तुम मर गए मर जाओ, रिश्तेदारों खबर न जाए। ये खबर तो ठीक है, कोई बड़ी नहीं थी, पर जो राजनीतिक हों, जिनसे किसी प्रकार का सरकार को नुकसान हो रहा हो, ऐसी खबरों को लोगों तक पहुंचने से रोकना ही किसी भी प्रकार से, चाहे कबूतर से भेजो, चाहे चिट्ठी डाल के भेजो, चाहे फोन पे भेजो, चाहे चित्र बना के भेजो, तो ये सारी रोक करना ही प्रेस सेंसरशिप है। लॉर्ड बेलेल जी इसके जनक माने गए। 42वें संशोधन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वें संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसलिए माना जाता है, इन संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द आए। कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द आए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद चल रहा, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इस समय इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। देखो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति जब थे इंदिरा गांधी के समय, उन्होंने वो लगा दी, क्या बोलते हैं, अपनी आपातकाल लगा दिया। इंदिरा गांधी ने कहा और उन्होंने कहा ठीक है, ठोक दो। तो नई ने फिर जो संबोधन किया समाधान इसमें संविधान में, और उससे कहा कि राष्ट्रपति भी आपातकाल नहीं लगा सकता बिना कैबिनेट की मंजूरी के। तो यही संविधान में संशोधन हुआ कि आपातकाल लगेगा तो उसमें कैबिनेट की सहमति चाहिए। पिछली बार जैसा नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने लगा दिया, नहीं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी कैबिनेट यानी जो अन्य मंत्री उनका समर्थन चाहिए। अगला प्रश्न 4 अंक वाले प्रश्न, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली, तो आप श्रीलंका की और मालदीव की अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणाली बताना है। सार्क के सिद्धांतों को समझाओ, ये पिछले वर्ष भी आया था और 2 नंबर में भी इसे बता चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना। सार्क संगठन का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। अब ये प्रश्न बन सकते हैं 4 नंबर, भारत पाक के बीच समस्या, श्रीलंका, ये मैंने आपको PDF